आई एम समर्थ बोफे। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शिरडीज वॉरेन बफेट की हम इंटरव्यू लेने वाले हैं और उनसे नेगोशिएट करने वाले हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट हो, आपका अच्छा पोर्टफोलियो हो, वो बनाया जाए। और शेयर मार्केट के बारे में वो कौन सी खासियत है या फिर कौन से वो फंडे हैं शेयर मार्केट के बारे में, वो आज हम शिरडीज वॉरेन बफेट से जानने वाले हैं। सो आज मैं रिवील करना चाहता हूँ कि वो शिरडीज वॉरेन बफेट कौन है। तो हमारे सामने ही बैठे हैं, मेरे पास में ही बैठे हैं मिस्टर साई प्रसाद होलकर सर। वो हमारे शिरडी में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट है, वो खुद हैंडल करते हैं। सो सर आपकी थोड़ा सा इन्फो दीजिए हमारे ऑडियंस को। बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन मैं आपसे एक बात अभी क्लियर करना चाहूँगा कि वॉरेन बफेट बनने के लिए अभी बहुत कुछ सफ़र तय करना है, लेकिन जस्ट इट्स अ जर्नी। क्योंकि ये अभी जर्नी जब स्टार्ट करते हैं तब जैसे जैसे वक्त जाएगा वैसे वैसे, जैसे स्टॉक मार्केट में आपने सुना है कि टाइमिंग से बड़ा टाइम देना पड़ता है मार्केट के लिए। तो उसी हिसाब से अभी मैंने स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 18। ओके, जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था उस टाइम 2014 में मैंने स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट का जर्नी। सो इनिशियली मैं जब मेरा अभी बेसिक एजुकेशन हुआ है बी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है मैंने अमृतवाहिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग संगमनेर से। तो मैं जब कॉलेज में गया था तो उसी टाइम मुझे कुछ इंट्रोडक्शन मिला था स्टॉक मार्केट के बारे में, और उसी के साथ मैंने फाइनेंस मार्केट का स्टडी भी स्टार्ट कर दिया। तो जब तक मैं कॉलेज पास आउट हो गया तब तक मैं इसे प्रोफेशनली करना चाहता था, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत सारी नई बातें मैंने सीख ली थी फाइनेंस मार्केट के बारे में। तो उसके बाद मैंने मनी मार्केट का भी स्टडी किया, और 2017 में मैंने एज ए प्रोफेशनली स्टॉक मार्केट में करियर स्टार्ट कर दिया। तो अभी मुझे ओवरऑल 7 ईयर्स हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में। फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा कि सबके मन में फर्स्ट क्वेश्चन आता है जब इनिशियल लेवल में हर एक बिगिनर हो वो शेयर मार्केट में आता है, और वो क्वेश्चन होता है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए। कोई कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। कोई कहता है कि ट्रेडिंग कर उससे अच्छा रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट से कम, या इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ट्रेडिंग से कम। सो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ट्रेडिंग। तो बेसिकली देखिए, हर एक आप किसी भी चीज़ में करियर करना चाहते हैं तो उससे पहले आप उसका स्टडी करते हैं डिटेल में। तो हर एक चीज़ की एक स्टेप्स होती है, तो आप जब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो उसी के साथ आपको उसमें इंट्रोड्यूस एक सेगमेंट से आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वैसे ही बेसिक जो स्टेप है मार्केट का वो रहता है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप पहले थोड़ी सी स्टार्ट करो, फिर बाद में ट्रेडिंग जो है ये लास्ट वाला स्टेप है मार्केट का। ओके, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं कि वो इनिशियली डायरेक्टली ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ में आप नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो वैसे ही ट्रेडिंग के लिए आपको मार्केट का पूरा 0 से लेके 100 तक का पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका पाला पड़ता है डायरेक्टली। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। सो आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप कीजिए। उसके बाद आप जाके जब आपको एक एक चीज़ सीखेंगे तब ट्रेडिंग में भी आप छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, और उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। लेकिन ट्रेडिंग किसके लिए है? जो फुल टाइम मार्केट को दे सकता है उसके लिए है। क्योंकि जो अगर आप पार्ट टाइम में आप सोचेंगे कि हम 10 मिनट बैठेंगे, पूरा दिन का कमा लेंगे और फिर पूरा दिन कुछ भी नहीं करेंगे, तो वैसे नहीं है। ट्रेडिंग इज़ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट्स फुल टाइम वर्क। सो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिगिनर्स के लिए यही करना चाहिए कि उन्होंने SIP करनी चाहिए, फर्स्टली SIP, या फिर उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और जॉबर्स हो जिनके लिए शेयर मार्केट में फुल टाइम उनको मीन्स वो टाइम नहीं दे सकते शेयर मार्केट के लिए, वो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी फंड आपको मैक्सिमम रिटर्न दे सकते हैं, या फिर उस रिटर्न से आप सेटिस्फाई हो, उस फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रखिए फॉर बिगिनर्स। और आपको ट्रेडिंग करनी है शेयर मार्केट में, तो आपको फर्स्ट इनिशियल लेवल में आपको बहुत सारा नॉलेज लेना पड़ेगा, या फिर स्टॉप लॉस क्या है ये पता नहीं, लिमिट, टारगेट, ये सब कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में हो या फ्यूचर ट्रेडिंग में हो। सो इसमें एक नॉलेज ज़रूरी है। सो यही सलाह रहेगी बिगिनर्स के लिए कि वो फर्स्टली नॉलेज गेन करे, और उसके बाद अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो
वो म्यूचुअल फंड थ्रू या फिर एसआईपी थ्रू ही करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बहुत बहुत बार हमें हमारे दिमाग में आता है, और वो ये है कि लॉन्ग टर्म में मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। सो हम यही क्वेश्चन साइप्रस होकर सर से पूछेंगे कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे वर्क करती है, वो कैसे हमें मैक्सिमम रिटर्न देने के लिए एक हेल्प कर सकती है। ओके, तो जनरली आपने देखा होगा कि हम जब लोन लेते हैं उसमें दो टाइप रहते हैं, एक Yes. रहता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा रहता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो जनरली देखिए, आपके सिंपल इंटरेस्ट से क्या होता है कि आपको जो चीज़ें रहती है, मतलब वो उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते। सिर्फ मानो कि आपने 100 रुपये का लोन लिया, तो उसके ऊपर आपको सिंपल इंटरेस्ट में कुछ 6-7 रुपये देना पड़ता है एक साल में। उसके बाद भी आपको अगले 100 रुपये के लिए भी 6-7 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन कंपाउंडिंग थिंग में क्या रहता है कि आपने जो आपका जो पहले का 6-7 रुपये का इंटरेस्ट हुआ है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। सेम थिंग स्टॉक्स में भी होती है कि आपने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, उसका कंपाउंडिंग में आपका इन्वेस्टमेंट आगे हो गया 110 रुपये मानो। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा कि आपका जो 110 रुपये के इन्वेस्टमेंट के, उसके ऊपर भी आपको जो कुछ भी है, डिविडेंड है या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीज़ें आपको इंटरेस्ट पे मिल जाएगी। तो ये कंपाउंडिंग में होता क्या है कि जो चीज़ आपको 100 रुपये के 150 रुपये बनने हैं, तो उसके लिए अगर आपको 10 साल लगने हैं सिंपल में, तो वो चीज़ हो जाएगी 5-6 साल में। मीन्स 50% वो कंपोज। हाँ, तो ये कंपाउंडिंग में होता क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तेज़ी से बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। आपका 100 रुपये का 110 हुआ, फिर 110 के ऊपर आपको जो नेक्स्ट में इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो कुछ भी, वो आपको अगली बार मिलेगा 110 रुपये पे। सो ऐसे कंपाउंडिंग में आपको ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। कि अभी गवर्नमेंट ने एक रूल आया था कि अभी LTCG में भी टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। सो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसा अवॉइड करें, मीन्स उसके एक ट्रिक्स कैसे। देखिए, LTCG तो आपको अभी जो नए रूल्स है उसके हिसाब से तो आपको पे ही करना है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट, पहले क्या होता था कि इसकी वजह से बहुत सारी शेल कंपनियां बन गई। जो शेल कंपनीज मतलब जो कंपनी एक्चुअल ऑन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रहती है, जो एक्चुअल में होती नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां बन गई जो ये जो टैक्स था वो चुकाने के लिए बनी थी। तो होता क्या है कि अगर शेयर मार्केट में 3 प्रकार के रिटर्न्स रहते हैं, इनकम होते हैं। एक होता है इंट्राडे इनकम, जिसे आप ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म गेन, और तीसरा रहता है कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म गेन आप एक दिन से लेके 1 साल तक रख सकते हैं शेयर्स, और उस पर जो गेन मिलेगा उसको शॉर्ट टर्म गेन बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म गेन होता है कि 1 साल के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अभी होता क्या था कि बहुत सारे ब्रोकर्स या फिर बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, वो अपना इन्वेस्टमेंट 1 साल के ऊपर रखते थे, और उस पर जो गेन मिलता था उसको टैक्स फ्री कर देते थे। तो अभी तो आपको जो 10% 15% LTCG हो, 10% का जो LTCG है ये 1 साल के बाद, वो तो आपको देना ही पड़ता है। लेकिन आप टैक्स अवॉइड करने के लिए अगर पूछ रहे हैं, तो मैं आपको कुछ टैक्स सेविंग फंड बता दूंगा कि वो उसके लिए 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड रहता है। यस, एग्जैक्टली, ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, आप उनको जिनको आप बोलते हैं। तो उसमें आप आपका इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वो आपको डायरेक्टली ATG के अंडर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि हमारा हर एक मतलब जो इन्वेस्टमेंट जानता है, जो शेयर मार्केट जानता है, उनको पता ही होगा कि सबसे महंगा शेयर बर्कशायर हाथवे का है, पर शेयर ₹2 करोड़। बट इंडिया में सबसे महंगा शेयर MRF का है, और उसका ट्रेड चल रहा है ऑन 60,000। और रिलायंस का है, मतलब मीन्स कंसिडर किया है हमने रिलायंस विथ MRF, रिलायंस का है 2,000 रुपीज़। सो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर MRF का शेयर 60,000 का है और रिलायंस का शेयर 2,000 का है, बट रिलायंस ये कंपनी MRF से भी बहुत बड़ी है। सो ये कैसा मुमकिन हो सकता है कि शेयर की वैल्यू MRF की 60,000 और रिलायंस की 2,000? देखिए, एक्चुअल मार्केट में एक कंसेप्ट है मार्केट कैप करके। ओके, तो कंपनी का शेयर का प्राइस उसका एक्चुअल में कंपनी का वैल्यू डिसाइड नहीं करता। तो कंपनी के मार्केट में कितने शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, ये थिंग इस पे मैटर करती है।
कि मानो कि एक कंपनी है जिसके 100 रुपए के 100 शेयर है, तो उसका वैल्यूएशन हुआ 10,000 रुपए का। लेकिन एक कंपनी है जिसका शेयर का वैल्यू सिर्फ 50 रुपए है, लेकिन उसके 1,000 शेयर है कंपनी में, मार्केट में, तो कौन सी कंपनी बड़ी हुई, जिसका शेयर 50 रुपए का है या जिसका शेयर 100 रुपए का है? तो ऑब्वियसली 50 रुपीज़ का जिसका शेयर प्राइस है वही कंपनी बड़ी है, क्योंकि उसका मार्केट कैप ज़्यादा है। सो आप कभी भी मार्केट शेयर का प्राइस मार्केट में क्या है उसके ऊपर कंपनी नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि जो मार्केट कैप है वो बनता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कंपनी का अभी शेयर प्राइस। सो उस हिसाब से अगर एमआरएफ का 60,000 का भी शेयर है और रिलायंस का 2,000 का भी शेयर है, तब भी आप देखेंगे कि रिलायंस अभी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट में, और वो लगभग 100 गुना बड़ी है एमआरएफ से। तो उस हिसाब से आप देखिए कि कभी भी। और एक बच्चे कहते हैं कि मतलब उनको अगर हमने 10 कॉइन्स दिए और 10 रुपए दिए, तो वो कहेंगे कि 10 कॉइन्स ही हमें चाहिए। मीन्स वो क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, उनको 10 रुपए ये सिर्फ एक नोट है उनके लिए। मतलब वो 1 क्वांटिटी है और ये 10 क्वांटिटीज़ है। सो मैं वो इन्वेस्टर्स से को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मीन्स क्वांटिटी पर फोकस करना चाहिए या फिर डेफिनेटली उनको क्वालिटी पे ही फोकस करना चाहिए। कभी भी क्वांटिटी पे फोकस मत कीजिए। मार्केट ही ऐसा कि यहाँ पे होता क्या है कि देखिए, आप अगर एमआरएफ का 5-6 साल का चार्ट अगर चेक करेंगे और रिलायंस का एक चार्ट चेक करेंगे, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि रिलायंस का शेयर पहले 600-700 रुपये था कुछ 4-5 साल पहले, वो फिर से बन गया 2,000 का। फिर मार्केट में एक कंसेप्ट आता है स्प्लिटिंग का, मतलब एक शेयर के 2 शेयर हो जाते हैं। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि फिर से जब वो 2,000 के पास गया तो उसके फिर 2 शेयर हो गए 1,000 रुपए के। अभी वो जो 1,000 रुपए का शेयर था वो फिर से 2,000 तक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलायंस का जो ग्रोथ है वो एकदम फास्ट है। उस तरफ से आप देखेंगे ना तो 5-6 साल पहले एमआरएफ भी कुछ 40-50 हज़ार था, अभी वो सिर्फ 60-70 हज़ार रुपए। तो मतलब ग्रोथ देखिए आप, कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, कंपनी का इनकम है, उस हिसाब से आप कंपनी के क्वालिटी पे फोकस कीजिए। उसके शेयर का प्राइस क्या है वो चीज़ शेयर मार्केट में कभी भी मैटर नहीं करती। तो उसके फंडामेंटल्स कैसे 360 पूरा कंपनी का मार्केट व्यू करके ही आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको किसी कंपनी का शेयर 5-10 रुपए पे मिल रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप वो उठा ले और वो 5 का 15 रुपये हो जाएगा और ये शेयर बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जो कंपनी का जो क्वालिटी रहता है वो कंटिन्यूसली रहता है। और इन्वेस्टर्स हमेशा, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स नहीं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं वो हमेशा कंपनी मॉडल पे फोकस करते हैं। वो उनको शेयर वैल्यू से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, उनको सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट इज़ अ गैम्बलिंग और वो एक सट्टा बाजार है। लकीली उसमें करोड़पति हो सकते हैं या फिर लखपति हो सकते हैं। बहुत सारे लोग 95% ऑफ पीपल्स बेरिश रन पर जाते हैं। मीन्स बेरिश मतलब आपने स्कैम 1992 देखा ही होगा, उसमें बेरिश मतलब डाउन ट्रेड और बुलिश मतलब अप ट्रेड। ओके, सो गैम्बलिंग शेयर मार्केट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग। ये हर एक शेयर मार्केट में जो इंसान है उसको पता ही है, या फिर हर इन्वेस्टर्स को पता ही है। बट ऐसे लोग हैं जिनके लिए शेयर मार्केट इज़ अ बिजनेस होता है। सो मैं साई प्रसाद होलकर सर से कहना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट इज़ अ बिजनेस ऑप्शन। तो अभी देखिए, मैं जो कर रहा हूँ, मैं फुल्ली प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, मैं फुल टाइम अभी स्टॉक मार्केट ही कर रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट बिजनेस हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आप देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में कैसा होता है कि आपको उस पर फुल्ली फोकस करना पड़ता है, मतलब फुल टाइम देना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पार्ट टाइम करेंगे, उससे इनकम कमाएंगे, अपना जो पहला जो मतलब उनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस चालू है वो भी चालू रखेंगे और इसमें भी थोड़ा टाइम करके अर्निंग करेंगे। होता क्या है, उन लोगों के लिए डेफिनेटली गैम्बलिंग है, क्योंकि उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि आपको कंटिन्यूसली बैठना पड़ता है स्क्रीन के सामने, आपको उसको एनालिसिस करना पड़ता है। हर एक शेयर में आपको पोजीशन बनाने से पहले उसको कुछ देर तक उसको पूरा समझना पड़ता है, उसका जो अभी कैरेक्टर क्या चल रहा है, उसमें अभी प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको पहले समझना पड़ता है। उसके बाद आपको उसमें इन्वेस्ट करना होता है।
लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि चलो 9 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट चालू है, हम कभी भी आएंगे, कभी भी बैठेंगे किसी भी शेयर में, कभी भी पोजीशन बनाएंगे और पैसे कमाएंगे। तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये कभी पार्ट टाइम नहीं है। इसके लिए आप अगर 9 बजे से 3:30 बजे तक भी बैठे तो आप देखेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ उनको एक पॉइंट लगता है, वो पॉइंट के लिए वो घंटों तक बैठेंगे और मार्केट में सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट तक ही रहेंगे, लेकिन वो उनको टाइमिंग उनका परफेक्ट रहेगा। जैसे क्रिकेट में देखें, क्रिकेट में तो हर एक बॉल आता है, तो बल्लेबाज हर एक बॉल पे सिक्सर नहीं लगा सकता। होता क्या है कि उसका जिस बॉल पे टाइमिंग बैठेगा उसी पे उसका सिक्सर लगेगा। अगर वो हर एक बॉल को सिक्सर लगाने जाएगा तो क्या होगा, उसका विकेट जाएगा। मींस हर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है हमको, और उससे मार्केट में भी वैसे अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है, और मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन आप हर बॉल पे सिक्सर नहीं लगा सकते। आपको उसके लिए कुछ बॉल डिफेंड भी करने पड़ेंगे, कुछ बॉल आपको स्ट्रेटली भी खेलने पड़ेंगे, क्या बोलते हैं, पेशेंटली, और कुछ बॉल पे सिक्सर भी लगाना पड़ेगा। पेशेंस से वॉरेन बफेट का एक कोट याद आया मेरे को। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि शेयर मार्केट इज अ डिवाइस वेयर मनी ट्रांसफर फ्रॉम इनपेशेंस पर्सन टू द पेशेंस पर्सन। इस पर आपके क्या राय है? ये 100% सही है, क्योंकि मैं बता दूँ कि मार्केट में आपको बहुत पेशेंटली रहना पड़ता है। जो इनपेशेंट लोग रहते हैं उनके लिए मार्केट बना ही नहीं है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के स्टडी रहते हैं स्टॉक मार्केट में। आपको जनरली 2 ही दिखेंगे, लेकिन मेरा तीसरा भी स्टडी के बारे में एक बताना चाहूँगा मैं, कि पहला जो रहता है वो टेक्निकल फंडामेंटल, उसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन तीसरा रहता है वो साइकोलॉजिकल, क्योंकि मार्केट आपके साथ साइकोलॉजिकली खेलता है। अगर आप माइंडली वीक हो जाएंगे, माइंडली आप वीक है, तो उसमें आप टिक नहीं सकते, क्योंकि होता क्या है कि आपको डराने के लिए मार्केट रेडी रहता है। आपको कभी ऐसा लगेगा कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ तो मैं लॉस में ही क्यों जाता हूँ, ऐसा हर एक ट्रेडर के साथ होता है। तो आपको पेशेंटली बैठना है, और आप जो भी पोजीशन ले रहे हैं, ये अगर वो पोजीशन आपका परफेक्ट एनालिसिस के साथ है तो आप डेफिनेटली मार्केट से अर्निंग ही करोगे, लेकिन आप अगर इनपरफेक्टली काम करेंगे तो लॉस होना तो पक्का है। मीन्स लास्टली एक ही कंक्लूजन है, पेशेंस इज अ की। मीन्स आपको शेयर मार्केट में अगर पेशेंस हो तो ही आप सक्सेस पा सकते हैं। तो हमें सवाल बहुत बार आता है कि बायबैक नाम आपने सुना ही होगा, बायबैक। पर कंपनी बायबैक करती है, बट वो कब करती है ये अब हम सर कंपनी बायबैक कब करती है, व्हेन शुड कंपनी बायबैक शेयर्स, और उसके क्या फ़ायदे हैं कंपनी को? ओके, तो अभी देखिए कि सपोज मेरी एक कंपनी है और उसका अभी शेयर का वैल्यू चल रहा है 50 रुपये। ओके, और मेरे कंपनी का जो कंडीशन है वो बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत सारा सरप्लस अमाउंट है, मतलब मैं जब सब प्रोविजन करके भी मेरे पास अमाउंट बचा हुआ है, जिसको आप रिजर्व कैश बोलते हैं। हर एक कंपनी के पास अपना अपना रिजर्व कैश रहता है। अगर कंपनी की कंडीशन बहुत अच्छी है तो उस वक्त होता क्या है कि कंपनी का शेयर, अगर मैंने जैसे बताया कि 50 रुपये का शेयर है और कंपनी को लगता है कि ये फ्यूचर में हो जाएगा 70, 80 या 100 रुपीज़ हो जाएगा, तो उस टाइम होता क्या है कि कंपनी अपने पास जो सरप्लस अमाउंट है उससे अपने जो शेयर्स मार्केट में ऑलरेडी लोगों ने खरीद के रखे, उन लोगों से ये कंपनी फिर से 50 रुपये का शेयर 55 रुपये में खरीदती है। उससे होता क्या है कि कंपनी को अपने जो पूरा कॉर्पोरेट है उस पर बहुत अच्छा ट्रस्ट है। तो कंपनी को पता है कि अपना शेयर अगर फ्यूचर में जाके 70, 80, 100 रुपये का होता है तो अभी भी हम जो ले रहे हैं हमारे शेयर्स मार्केट से बायबैक, तो उससे हमारा फ़ायदा ही होने वाला है। तो उस हिसाब से कंपनी शेयर्स बायबैक करती है, और जो भी कंपनी शेयर्स बायबैक करती है उनको जनरली फंडामेंटल बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनको अपने कॉर्पोरेट पे विश्वास है, इसीलिए तो वो मार्केट से अपने शेयर्स परचेस कर रही है फिर से। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही उस घंटे पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अगली बार हम पार्ट 2 के साथ आने वाले हैं, और पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं कुछ पेनी स्टॉक के केस, रुचि सोया केस, बहुत सारा ब्ला 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 बहुत सारा है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने में बहुत सारा मदद कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।